हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और अब तक हम खत्म कर चुके थे गुडविल का कंसेप्ट। और अब हम देखने जा रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। दोस्तों, सीएफएस का चैप्टर पढ़ रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी एट्रीब्यूटेबल टू इंटरेस्ट विच इज हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। दोस्तों, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है कि वह शेयर ऑफ द माई नेट एसेट जो कि मैं हेल्ड नहीं करता। जैसे कि मैं एक ए लिमिटेड हूँ, ठीक है, मान लो ए लिमिटेड हूँ मैं और ये बी लिमिटेड है। मान लो मैंने बी लिमिटेड के अंदर 80% शेयर्स खरीद लिए, तो 20% तो मेरे पास में नहीं है ना, तो वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी। ठीक है, इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द नेट इनकम ऑफ कंसोलिडेटेड सब्सिडरीज फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड आर आइडेंटिफाइड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ द ग्रुप इन ऑर्डर टू अराइव द नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। दोस्तों, जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो शेयर होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि उसको हम अलग कर सकें होल्डिंग के शेयर से, और फिर होल्डिंग के अंदर ऐड कर दो और माइनॉरिटी का माइनॉरिटी के अंदर ऐड कर दो। Minority interest should be presented in consolidated balance sheet separately from the liabilities and equities of the parents शेयर होल्डर्स। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो सेपरेटली शो होता है। ठीक है, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसके अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द इनकम ऑफ द ग्रुप शुड बी separately presented in the consolidated income statement। consolidated income statement में भी separately present होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो शेयर है वो। Minority interest in the net assets consists of the amount of the equity attributable to the minority at the date on which the investment in subsidiary is made। जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी का एग्जिस्टेंस आया उस दिन जो भी इक्विटी में शेयर था माइनॉरिटी का वो ऐड होता है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के अंदर। क्या क्या होता है इंक्लूडेड, कंसिस्ट क्या होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, और जो माइनॉरिटी के शेयर्स के अंदर मूवमेंट आया है, मान लो कुछ बढ़ा है या घटा है, ठीक है, वो भी इसके अंदर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं ईयरली वो तो आपको ऐड और लेस करनी पड़ेंगे। ठीक है, अब ये इसके अंदर ये बोल रखा है कि भैया माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कि अगर लॉसेस हो रहे हैं मान लो कंपनी को, ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को आप नेगेटिव भी कर दो। लेकिन नेगेटिव कितना कर सकते हो, खाली उतना ही कर सकते हो जितने के लिए वो बाइंडिंग है। ठीक है, बाइंडिंग से ज़्यादा मत करना, और बाद में अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो अलोकेट कर दो टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तब तक कि वो मतलब प्रॉफिट है तो उनको उनका लॉस खत्म कर दो उससे। ठीक है, और फिर वो पॉजिटिव भी हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सिंपल। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। मॉडिफाइंग एग्जाम्पल नंबर 2, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन एट 31 मार्च 2001 पी लिमिटेड एस लिमिटेड। चलो वही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे नेट वर्थ कितना आ गया, नेट असेट कितना आ गया, 1000। ठीक है, तो यहाँ पे एच लिमिटेड का शेयर कितना है, पेरेंट का कितना है, पेरेंट का कितना है 800। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, पेरेंट का 800 है और 200 कितना है माइनॉरिटी का। ठीक है, 200 माइनॉरिटी का है। मैंने पैसे कितने दिए हैं देख लो, पी लिमिटेड वही 1000 ही दिए हैं इसने। ठीक है, 1000 दिए हैं तो 200 क्या हो गया अपना, गुडविल के दिए हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये सब कुछ था इसके अंदर। ठीक है, ओके, माइनॉरिटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करना बता रहा था, तो माइनॉरिटी तो कैलकुलेट करना सीख लिया ना आपने। 20% है ये, किसका 20% है, इस 1000 का नेट एसेट का 20%, बस सिंपल। ठीक है, 20% ऑफ दिस, समझ गए ना। ओके भाई, तो यही था भाई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। होगी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। दोस्तों, फॉर द पर्पस ऑफ द कंसोलिडेशन हमको क्या जो प्रॉफिट्स है ना कंपनी के, अगर हम ईयर के बीच में एक्वायर कर रहे हैं तो हमें प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट्स है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्योंकि जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं वो हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से एडजस्ट होंगे और हमको उनको है ना गुडविल कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ करना होगा। दोस्तों, इसके अंदर यही बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो भी प्रॉफिट्स आप है ना प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अर्न बाय द कंपनी है ना, बाय द सब्सिडरी कंपनी अप टू द डेट ऑफ द एक्विजिशन, वो क्या होंगे आपके प्री एक्विजिशन और कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, उसको आपको, ठीक है, ये तो यहाँ पे तो ये बोल रहा है कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे, और जो ये रिजर्व्स होंगे ना प्री एक्विजिशन के, ये क्या होंगे, कैपिटल रिजर्व्स होंगे। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे, कैपिटल रिजर्व्स होंगे। और माइनॉरिटी जो भी ये ऐसे बोल रहा है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है ना, उनका जो भी प्रॉफिट का शेयर आए ना वो उनके जो इक्विटी में शेयर आता है ना उनका, उसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, और जो हमारा वाला शेयर होगा
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का, वो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से लेस करना पड़ेगा। मतलब कि गुडविल कैलकुलेट करते समय आपको उसको वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। द होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट इन द प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल टू फाइंड आउट द गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, मतलब कि कैपिटल रिजर्व आप फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे मान लो आपने, मान लो आपकी जो नेट असेट आ गई वो कितनी आ गई, 1000 आ गई। ठीक है, मान लो प्रॉफिट आ गया, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है, प्री एक्विजिशन क्या है, प्रॉफिट आ गया 100 रुपये का। तो ये आपको क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, हाँ मतलब इसको ऐसे ऐड करना है, और लेस क्या कर देना फिर, कॉस्ट, जितना आपका पैसा लगा। मान लो आपका, आपने 1300 रुपये दिया था। ठीक है, तो आपकी क्या आ गई यहाँ पे, गुडविल, बस 200 रुपये। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। जो आपका प्री एक्विजिशन जो भी है ना प्रॉफिट या फिर लॉस, वो आपको अपनी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय एडजस्ट करना है। मतलब गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते समय आपको एडजस्ट करना है उसको। ठीक है, ओके। रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ सब्सिडरी, ये देख लेते हैं। It may be possible that the fair value of the assets of the subsidiary may be different from the book value. दोस्तों कभी कभी क्या हो सकता है कि जो आपकी फेयर वैल्यू ऑफ द असेट है ना, वो डिफरेंट हो सकती है बुक वैल्यू से। तो यहाँ पे पेरेंट कंपनी क्या कर सकती है, चूज कर सकती है कि वो रिवैल्यूएशन करे, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ द फॉर द पर्पज ऑफ द कंसोलिडेशन। ठीक है, तो उसके पास में ऑप्शन है, वो करे तो कर ले वरना ना भी करे। इट मे बी नोटेड दैट सच रिवैल्यूएशन इज नॉट परफॉर्म इन द स्टैंड अलोन। अच्छा, ये जो रिवैल्यूएशन है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी नहीं होगा, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होएगा ना इस रिवैल्यूएशन से और द फिक्स्ड एसेट्स के, दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल प्रॉफिट और लॉस, वो कैपिटल प्रॉफिट और लॉस माना जाएगा। बट इफ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द असेट अकर आफ्टर द डेट ऑफ द एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट के बाद में अगर फॉल होता है एसेट की वैल्यू में, तो द लॉस शुड बी ट्रीटेड एज अ रिवेन्यू लॉस। तो जो भी लॉस होगा उसको हमको क्या ट्रीट करना है, रिवेन्यू लॉस ट्रीट करना है, और उसको आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है, उसके एसएफएस में दिखाना है। अलॉट एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन वुड बी मेड इन द पी एंड एल ऑफ द सब्सिडरी, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टैंड अलोन में ही दिखाना है। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है भाई दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, पी एंड एल के कहाँ गई वो एक्सेल शीट, ये रही। ओके दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें होने वाली है। एक तो हमको दो चीज़ों का ट्रीटमेंट करना है। एक तो हमको क्या करना है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आएगा तो उसका ट्रीटमेंट करना है, और एक आएगा हमारे ये तो प्री एक्विजिशन आएगा, तो ये तो हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से एडजस्टमेंट होगा इसका, गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते समय इनको आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, और ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन या रिवर्सल डेप्रिसिएशन होगा, ये पोस्ट कैलकुलेशन होगा, पोस्ट एक्विजिशन जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसके अंदर इसका ट्रीटमेंट होगा। तो देख लेते हैं, अगर हमारी पी एंड एल, अगर हम मान लो रिवैल्यूएशन कर रहे हो, अगर हमारी पीपी की वैल्यू बढ़ रही है तो फिर हमारी क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, पीपी टू पी एंड एल। ठीक है, और अगर घट रही है तो क्या हो जाएगी, पी एंड एल टू पीपी। ठीक है, अच्छा अगर हमारी पीपी की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब कि हमारे एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सीधी सी बात है यार, अगर वैल्यू बढ़ रही है, पहले 1.5 लाख की से अब 1,80,000 की हो गई, तो अब मुझे डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है, 1,80,000 उनके ऊपर। ठीक है, ओके, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पी एंड एल टू पीपी करेंगे। अगर हमारी वैल्यू कम हुई है पीपी की तो इसका मतलब है कि हमारा रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, तो पीपी टू पी एंड एल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बात याद रखना कि ये जो अबाउ एंट्रीज है ना, ये सीएफएस में ही की जाएगी, ये कभी भी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं की जाएगी। इस पैराग्राफ में ये दे रखा है। उसके बाद में ये दे रखा है कि इट इज प्रिज्यूम दैट कि जो सब्सिडरी है वो डज नॉट फॉलो द रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल ही फॉलो करती तो पहले से ही उसके अंदर एडजस्टमेंट पहले से ही हुआ हुआ रहता, उसकी पीपी की में वो पहले से ही फेयर वैल्यू पे होती। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि डेबिट और क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ द रिवैल्यूएशन कुड अल्टरनेटिवली बी टेकन इनटू द रिवैल्यूएशन रिजर्व और पी एंड एल डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज फर्स्ट टाइम अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने पढ़ा होगा AS16 के अंदर कि अगर फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड इवैल्यूएशन होता है तो फिर वो हम क्या करते हैं, पी एंड एल में लेके जाते हैं। और मान लो पहले अपवर्ड था, अब डाउनवर्ड हो गया, तो हम पहले उसको जो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है वहाँ से एडजस्ट करते हैं, और बाकी अगर कुछ बचा तो वो पी एंड एल लेके जाते हैं। तो ठीक है, ये सब कुछ कर लेना, लेकिन उसके बाद में हाउएवर जो भी आपका बचेगा ना रिजर्व, उसको आपको क्या करना है, प्री एंड पोस्ट के अंदर ही, मतलब कैलकुलेशन वही रहेगी कि आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से उसको एडजस्ट करना है। हाउएवर द अल्टीमेटली द रिजर्व हैव टू बी एनालाइज्ड बिटवीन प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ द कंसोलिडेशन एंड द नेचर ऑफ रिजर्व इज इनरिलेवेंट। जो नेचर ऑफ द रिजर्व होगा वो इररिलेवेंट होगा, आपको उसको प्री
एंड पोस्ट के अंदर ही आपको यहाँ पे उसको क्या करना है, मतलब कंसिडर करना है फॉर दैट पर्पस। ओके, सो ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल में। चलो, अच्छा ये तो यार आंसर भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, एस लिमिटेड एक्वायर्स 70% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/1/2001। 1/1/2001 को इसने 70% ऑफ द शेयर्स एक्वायर कर लिए एस लिमिटेड ने, एस लिमिटेड के। ऑन दैट डेट पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द एस लिमिटेड वाज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल कितनी है। भाई वैसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब इतना कोई फॉर्मेट नहीं बना रहा मैं, सही है, ठीक है, ठीक है। शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख। ठीक है, रिजर्व्स कितने हैं ऑन द डेट ऑफ, ओके, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कितने हैं, 1 लाख रुपीज़ के हैं, 1 लाख के रिजर्व है। ठीक है, हमने 70% एक्वायर करा है ना, ठीक है, 70% एक्वायर करा है। ओके, 1 लाख, एच पेड वॉट, एच पेड 1,60,000 टू एक्वायर 70% इन द एस लिमिटेड। ठीक है, असेट्स ऑफ द एस लिमिटेड वर रिवैल्यूड ऑन 1/1/2009। रिवैल्यूएशन का लॉस दे रखा है ये 20,000 का। ठीक है, ओके, रिवैल्यूएशन लॉस, तो ये भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा ना यार, है कि नहीं है, माइनस में डालू ना। ओके, 70,000, ओके, 14,000, एक सेकेंड, माइनस का 14 है वो। ओके, कॉस्ट कितना दिया था, 1,60,000। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से गुडविल आएगा ना, गुडविल आ गया। क्यों आया गुडविल, सबको पता है, मैंने 1,60,000 रुपये दिए हैं और मेरी नेट एसेट की वैल्यू तो कितनी है, 1,26,000 ही है, मेरा शेयर तो इतना ही है। ठीक है, पेरेंट का शेयर, पेरेंट का शेयर तो 1,26,000 ही, और मैंने दिए थे 160, तो बस गुडविल आ गई। ओके, ये होता है क्वेश्चन खत्म। ओके, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला, A Limited acquires 70% in the B Limited. On that date, B Limited has paid up share capital of 1 लाख रुपीज़, रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 10 each accumulated balance sheet reserves and surplus। अब यहाँ पे क्या होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया 20,000, तो क्या हो जाएगा, वही सेम ही है यार, है ना, और उसने 1,30,000 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पे 14,000 लॉस की जगह प्रॉफिट आ जाएगा, और उसने कितने दिए थे, 1,30,000, तो मतलब ये क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया 24,000 का, देख लो। ठीक है, नेगेटिव है तो ये क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, विच इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सिंपल था ना यार, कैपिटल रिजर्व आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये देखो भैया, ये क्वेश्चन है यार, ये भी एक क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं, चलो इसको, यार इसको इसी लेक्चर में लूँ या फिर नेक्स्ट में लूँ, इसके अंदर एडिशनल डेबिटेशन निकाला है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। एस लिमिटेड एक्वायर्ड 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ द ऑफ 10 ईच इन एस लिमिटेड ऑन October 1, मतलब कि साल के बीच में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, for the 3,06,800, the profit and loss of the S Limited showed a balance of 10,000 on 1st April। 1st April को कितना प्रॉफिट, कितना शो कर रहे हैं ये, 10,000 का, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस करें। द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड विच स्टूड इन द बुक्स 1,50,000 ऑन 1/2001 was considered worth 1,80,000 on the date of the acquisition। मतलब कि सीधी सी बात है कि रिवैल्यूएशन किया है इसने। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे देख लो 80% के शेयर है इसके पास में। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें, सबसे पहले तो हम निकाल लें भैया कि जो ये 1,50,000 है ना, उसकी 1 अक्टूबर को क्या वैल्यू है। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑन, कितनी है, ठीक है, 1 अक्टूबर को कितनी होगी, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो ना यार, कितनी है, कैलकुलेटर उठा लो, 10% है ना, 10% रेट है इसकी, कैसे निकाली थी देखो,
अच्छा, ये बोल रहा है रेट तो यहाँ पे दे नहीं रखी, तो वन देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 1,35,000 की है, और यहाँ पे कितने की है, 1,50,000 की। तो 1,50,000 में से अगर 1,35,000 गया और डिवाइड बाय कर दूँ 1,50,000, तो कितना आ गया, 10% की रेट आ गई, ठीक है। तो रेट भी निकाल के दिखाऊँ क्या? चलो रेट भी निकाल देता हूँ यार। रेट रेट कैसे निकालेंगे? चलो बच्चों, यार बड़ा ही सिंपल सा है ये तो, ठीक है। इसको डिवाइड कर दूंगा क्या, ठीक है, 1,50,000, तो 10% की क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। ओके, सो 10% की रेट आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कैलकुलेट कर लूँगा, 1,50,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 10% से, तो उसका हाफ कर दूंगा, क्योंकि हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन ही तो मुझे लेस करना है इसमें से, ठीक है। तो आ गया क्या, 142,500। ओके, तो ये वैल्यू आ गई इस दिन की। और रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है, रिवैल्यूड वैल्यू कितनी है, 1 लाख, एक सेकेंड, 1,80,000 ही है ना, कितनी है, 1,80,000 है, ठीक है, 1,80,000 है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना हो गया, रिवैल्यूएशन ERV रिजर्व कितना आ गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो देखो दोस्तों यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व आ चुका है ये 37,500। इसमें पेरेंट का शेयर कितना है, पेरेंट का शेयर कितना है, यहाँ पे 80% शेयर है पेरेंट का, तो पेरेंट का शेयर निकाल देते हैं इसमें से, सिंपल सा आ गया, यहाँ पे 80% कर दो, इसको 80 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, तो 30,000 आ गया पेरेंट का शेयर, और माइनॉरिटी का कितना आ गया, 700। ओके, वैसे ही निकाल देता हूँ, चलो 20 डिवाइडेड बाई 100। ओके, क्या बात कर रहा है साले, ले, ओके 7,500। ओके, सो दोस्तों अब बात हो चुकी है यहाँ तक की खत्म। अब दोस्तों यहाँ पे अगर वैल्यू बड़ी है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई लोगों, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, अब तक का डेप्रिसिएशन आप कितना चार्ज कर चुके हो, हाँ, अब मतलब मुझे फ्यूचर में और कितना चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, हम्म, मुझे करना है भाई, इक्वल तो नहीं लगा रहा, ठीक है, 1,50,000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 10, डिवाइड बाय कर दूंगा 100, ठीक है, और इसका क्या कर दूंगा 50%, ठीक है, इसका डिवाइड बाय क्या कर दूंगा 2, ओके, मतलब 7,500 करना है। और अगर मैं बोलूँ कि मुझे न्यू वैल्यू के हिसाब से कितना करना है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया यार, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, 9,000 हो गया ना, 9,000 हो गया ना, 9,000, तो एडिशनल कितना करना पड़ रहा है, 1,500, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो गया भाई 1,500, ठीक है। तो इसमें पेरेंट का शेयर कितना है, पेरेंट का शेयर कितना है 1,200, माइनॉरिटी का कितना है 300, ठीक है, माइनॉरिटी का 300, हो गई बात ये यहाँ पर ख़त्म। हाँ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको, तो ठीक है, एक सेकेंड देखो, हो गई बात ख़त्म यहाँ तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा कि भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, समझ में आ गई बात, ओके दोस्तों यारों, आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। और और क्या सीखा हमने कि पेरेंट का शेयर कैसे होता है माइनॉरिटी के अंदर, ठीक है। अब ये तो पोस्ट एक्विजिशन की बातें हो गई, ठीक है, और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है प्री का हो गया। अब ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का शेयर आया है ना इसका, इसको अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से गुडविल और प्रॉफिट एंड रिजर्व निकालने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वो इस क्वेश्चन के अंदर वैसे आंसर में दे नहीं रखा, तो हम भी क्यों निकाले फिर हमारी कौन सी अंदर से वो लग रही है कि निकाल नहीं है, निकाल नहीं है, मत निकालो ना साला, है ना, ठीक है। सो यहाँ तक का ये एग्जाम्पल खत्म होता है, एग्जाम्पल नंबर 7, और हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे क्या, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी, ठीक है, डिविडेंड का क्या करना है, कैसे करना है, वो करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय गाइस, तब तक के लिए, सो एंजॉय दिस लेक्चर एंड बाय बाय।